नदी में अनोखी जादुई दुल्हन का पेड़। यह कहानी रौनकपुर गांव की है, जहां पर बहुत सारे कुंवारे लड़कों का बसेरा था और उन्हीं में से एक था विनय। विनय बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वह दिन रात बस एक ही ख्वाब देखता रहता था कि उसकी शादी किसी अप्सरा से हो। दरअसल शादी की आड़ में विनय एक ऐसी लड़की को ढूंढना चाहता था जो उसे बहुत सारा खजाना और धन दौलत दे। यही सोचते सोचते वह इधर उधर घूमते हुए नदी के पास चला जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मेरे सपनों की रानी कब मिलेगी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत पैसे वाली भी हो। विनय ये सोचते हुए नदी के किनारे खड़ा होकर नदी में पत्थर फेंकने लगता है। तभी अचानक उस नदी में से एक लहर उठती है और वहाँ अचानक से एक पेड़ प्रकट हो जाता है, जिसकी हर डाली पर सुंदर सुंदर शादी का जोड़ा पहने दुल्हन बैठी होती है और उन्हें देखकर विनय की आंखों से लालच टपकने लगता है। अरे वाह, ये कैसी अनोखी नदी है जिसमें से ये जादुई पेड़ बाहर निकला और इस पेड़ की डालियों पर फल की जगह दुल्हनें बैठी हुई हैं। अरे विनय, आओ, इधर आओ, डरो नहीं, मेरे पास आओ। तभी अचानक नदी के अंदर उस जादुई पेड़ के पास जाने के लिए एक रास्ता बन जाता है। विनय फटाफट से उस रास्ते पर चलकर वहां चला जाता है और वहां बैठी सारी दुल्हन उसको देख रही थी। सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विनय, ये सारी जादुई दुल्हनें हैं, इसलिए तुम चाहो तो इनमें से किसी एक दुल्हन को अपने लिए चुन सकते हो। अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे ये सारी जादुई दुल्हनें पसंद हैं। चलो छोड़ो, इनमें से मैं किसी एक को चुन लेता हूँ। तभी उस पेड़ पर से एक दुल्हन गायब होकर उसके सामने आ जाती है और पेड़ पर बैठी बाकी दुल्हनें उन पर फूल बरसाकर उन दोनों को विदा कर देती है। सुनो, आज से तुम्हारा नाम सुगंधा है और अब तुम चलो मेरे साथ। जादुई दुल्हन को पाकर विनय बहुत ही खुश था और जादुई दुल्हन को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। अरे मुझे तो ऐसे ही जादुई दुल्हन की तलाश थी। अब मैं फटीचर से अमीर बन जाऊंगा। विनय ऐसा सोच रहा था, तभी वह जादुई दुल्हन विनय के मन की बात सुन लेती है और जैसे ही वह विनय के घर में जाती है तो विनय की खूबसूरत सी झोपड़ी एक खंडर सी झोपड़ी में बदल जाती है। अरे तुमने यह क्या किया? तुम कैसी जादुई दुल्हन हो? तुमने तो मुझे अमीर बनाने की जगह और भी ज्यादा गरीब बना दिया। क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो, इसलिए तुम गरीब हो गए। तुमने मुझे गरीब बनाया है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ये तो तुम्हारे मन का सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लालची इंसान। यह कहकर जादुई दुल्हन अपने जादू से विनय को उसी घर में गाड़ देती है और वापस से उस जादुई पेड़ पर आ जाती है। तभी यह खबर कुछ ही दिनों में पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग घबराने लग जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहा। तभी कुछ दिनों बाद चंदन नाम का एक लड़का घूमते फिरते उसी नदी के पास आ जाता है। मेरा तो गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तभी जैसे ही चंदन नदी के पास जाता है तो एक जादुई दुल्हन उसके सामने पानी लेकर आ जाती है। अरे क्या हुआ मेरे पतिदेव, ये लो पानी, इसे पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। चंदन उस जादुई दुल्हन को देखकर उसकी आंखों में खो जाता है। तभी वह जादुई दुल्हन वापस उस जादुई पेड़ के पास जाने लगती है और जाकर उस पेड़ पर बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे चंदन भी उस पेड़ के पास चला जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? इस पेड़ की डाली पे दुल्हन बैठी है। हाँ चंदन, यह सब सच है। ये सारी जादुई दुल्हनें कई सालों से अपने पति का इंतजार कर रही है। तुम इनमें से किसी एक दुल्हन को अपना बना सकते हो। सुनिए, अगर आपके जैसा कोई मेरी जिंदगी में आएगा तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तभी चंदन दूसरी डाली पर बैठी हुई दुल्हन को चुन लेता है। उसके बाद वह सारी दुल्हन उन पर फूल बरसाकर उन्हें विदा कर देती है।
चंदन दुल्हन को नदी के उस पार ले जाता है और तभी दुल्हन भी उसके साथ खुशी खुशी उसके घर चली जाती है। और घर आने के बाद दुल्हन कहती है, सुनिए मेरे पतिदेव जी, क्या आप अपनी जादुई दुल्हन से कुछ मांगना नहीं चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम अपनी जादू से उन बाकी की दुल्हनों को भी यहाँ पर ला सकती हो? यह सुनकर उस जादुई दुल्हन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह चंदन का गला दबाकर उसे वहीं पर मार देती है और चंदन तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। तुम सारे के सारे मर्द एक ही जैसे होते हो। तुम लोग सिर्फ सुंदरता के पीछे ही भागते हो और ऐसे ही एक एक करके तुम सारे कुंवारे लड़के हम दुल्हनों का शिकार बनेंगे। तभी ऐसे ही एक एक करके उस गांव के सारे लड़के मारे जाते हैं और इसे देखकर गांव के लोगों में बड़ी हलचल मच जाती है। हे भगवान, पता नहीं हमारे इस हंसते खेलते गांव को किसकी नजर लग गई। हमारे गांव के सारे नौजवान लड़के इस तरह मारे जा रहे हैं। सरपंच जी, अब आप ही कुछ करिए। अरे, मैं तो सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कातिल का कोई पता ही नहीं चल रहा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। ऐसे ही समय गुजर रहा था और अब उस गांव में सिर्फ एक ही कुंवारा लड़का बचा था जिसका नाम अनुज था। अनुज एक मछुआरा था, इसलिए एक दिन वो उस नदी में मछली पकड़ने जाता है। तभी हर बार की तरह उस जादुई पेड़ ने अनुज को भी एक बार परखा। अरे अनुज, आओ आओ, इधर आओ और इन जादुई दुल्हनों के पेड़ में से किसी एक को अपनी पत्नी बना लो। हाँ, सुनो, तुम मुझे चुनो। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे चुनो, मैं तुम्हारी नसीब बदल दूंगी। नसीब का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता और मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। यह जानकर भी तुम दुल्हनों में से जो कोई भी अपना पति मुझे बनाना चाहता है वह मेरे साथ चल सकता है। यह सुनकर पेड़ की सबसे सुंदर जादुई दुल्हन अनुज के साथ चली जाती है। तभी बीच रास्ते में ही वह अनुज से बोलती है, सुनो, तुम मुझे अपने साथ कहाँ ले जा रहे हो? और अगर मैं तुम्हारी मौत हुई तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना ही है। अनुज की ऐसी बातें सुनकर वह जादुई दुल्हन अनुज के सामने बहुत सारे सोने के सिक्के ला देती है और जब वो अनुज के घर जाती है तभी अनुज कहता है, सुनो, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तभी अनुज एक कलश में चावल भरकर उस जादुई दुल्हन के पैरों के पास रख देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना मेरी जादुई दुल्हन, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुमसे एक वादा जरूर करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी इस अपनी गरीब हालत में भी भूखा नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर जादुई दुल्हन के आंखों में आंसू आ जाता है और जैसे ही वह घर के अंदर जाती है तो अनुज की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर सी महल में बदल जाती है। तभी वह जादुई दुल्हन कहती है, अनुज, तुम पहले ऐसे कुंवारे इंसान हो जिसकी नीयत एकदम साफ है और जिसके मन में कोई लालच नहीं है, और तुम्हारी पत्नी बनकर मैं आज अपने श्राप से मुक्त हो गई हूँ। क्या श्रापित दुल्हन? पर तो तुम एक जादुई दुल्हन हो ना? नहीं अनुज, यह बात तो बहुत ही पुरानी है। मेरी और मेरी सहेलियों की आंखों में भी शादी का एक ख्वाब था और उस दिन हमारी सम्मेलन शादी थी, लेकिन हमारे पतियों ने हमें हमारी गरीबी के कारण छोड़ दिया और पूरे गांव के लोगों ने हमें बहुत बुरा भला कहा, जिस वजह से हम लोगों ने पेड़ पर लटककर अपनी जान दे दी थी और गांव के लोगों ने उस पेड़ को नदी में बहा दिया था और भगवान ने हमें आत्महत्या करने की वजह से हम लोगों को श्रापित दुल्हन बना दिया था। इसलिए हमने इस गांव के सारे नौजवानों को परखने की कोशिश की, लेकिन सबके मन में लालच था। लेकिन तुम उन सब में सबसे अलग हो, तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। मैं मानता हूँ तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन किसी को सजा देने से अच्छा उसे माफ कर देना होता है। तो तुम मुझे बताओ, उन सभी श्रापित दुल्हनों को मुक्ति कैसे मिलेगी? अनुज, अगर कोई साफ मन का इंसान उस पेड़ को नदी में जाकर काट दे
तो उन सभी श्रापित दुल्हनों को मुक्ति मिल जाएगी और यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो अनुज। यह सुनकर अनुज उस नदी के अंदर जाकर उस जादुई पेड़ को काट देता है और तभी उस पेड़ पर बैठी सारी दुल्हनें गायब हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और वही वह जादुई दुल्हन अनुज की जिंदगी में खुशियाँ ले आती है और अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। बादलों में जादुई 2 केक का घर। सूरजपुर गांव में खुशबू अपनी मां मधुबाला के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मधुबाला के ऊपर ही थी। घर चलाने के लिए मधुबाला ने अपने घर पर ही केक बनाने का काम शुरू कर दिया। मधुबाला को बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था, लेकिन उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी जिससे वो शहर जाकर अपना खुद का एक बेकरी खोल उसमें केक बेच सके। वह घर पर ही लोगों के लिए बहुत ही कम दामों में केक बना दिया करती थी और उसी से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। खुशबू अभी स्कूल में पढ़ रही थी। खुशबू पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वह हर बार अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक मधुबाला की तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी वह केक बना रही थी। यह देखकर खुशबू अपनी माँ से बोली, माँ, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। चलो, अब बहुत हुआ, अब आप घर में जाकर आराम करो। नहीं बेटी, मुझे यह केक आज ही तैयार करना है, वरना इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, बस ये तो सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारी स्कूल की फीस भी तो भरनी है। तुम तो जानती हो बेटी, ये केक बनाना ही हमारे कमाई का एकमात्र जरिया है। यह कहते हुए मधुबाला जोर जोर से खांसने लगी। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने आपसे थोड़े बहुत केक बनाने सीखे हैं। अब आप जाकर आराम करिए, बचे हुए काम मैं कर दूंगी। नहीं बेटी, तुम्हारी परीक्षा भी शुरू होने वाली है, तुम उसकी तैयारी करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी आए। माँ, अभी परीक्षा शुरू होने में काफी समय है, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी, साथ में काम भी। मेरी प्यारी माँ, अब आप टेंशन मत लो, आप दवाई खाकर आराम करो। लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। बेटी, कल सेठानी की बेटी का जन्मदिन है, उन्हें ये केक आज ही बना कर देना है। क्या तुम बना पाओगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, आप बस आराम करो। समझ लो केक बन गया, बाकी कोई कमी आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। मधुबाला दवाई खाकर कुछ देर के लिए आराम करने चली जाती है। खुशबू बहुत ही लगन से केक बनाने लगती है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद खुशबू ने एक बहुत ही सुंदर केक बनाकर तैयार कर दिया। जब शाम को सेठानी अपनी बेटी के लिए केक लेने आई, अरे वाह, कितना सुंदर केक बना है। अरे खुशबू, तुम्हारी माँ के हाथ में तो जैसे जादू है। मैंने इतना सुंदर और डिजाइनर केक तो सिर्फ शहर के बड़े बड़े बेकरी में ही देखी है। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, ये केक मैंने नहीं बल्कि मेरी प्यारी बेटिया खुशबू ने बनाया है। तुम्हारी बेटी ने वाकई बहुत ही सुंदर केक बनाया है, ये लो केक के पैसे। ये बोलकर सेठानी वहाँ से चली गई। लेकिन उसी दिन से खुशबू द्वारा बनाए हुए केक की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोग अब खुशबू से ही अपना केक बनवाने लगे। खुशबू अब दिन में स्कूल जाया करती और देर रात तक सुंदर सुंदर केक बनाती। केक बनाकर उसे जो भी पैसे मिलते, खुशबू उससे अपनी माँ की दवाई लाती। लेकिन उसकी माँ की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन मधुबाला अपनी बेटी से कहती है, बेटी,
तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, पढ़ाई के साथ साथ सुंदर सुंदर केक भी बनाती हो और जो भी कमाती हो वो मेरी दवाई में खर्च कर देती हो। लेकिन बेटी, अब मुझे लगता है मेरा लास्ट समय आ गया है। माँ, मुझसे दूर जाने की बातें मत किया करो। आखिर आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। आप चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी ही आपको शहर के अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊंगी और देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं मेरी बच्ची, मेरा अंत समय आ गया है। अब तुम अपना ख्याल रखना। तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की। इतना कहकर मधुबाला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यह देखकर खुशबू फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पहले पिताजी चले गए और अब आप भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूँगी। माँ, वापस आ जाओ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, उठो माँ। यह कहते हुए खुशबू रो रही थी, लेकिन विधि के विधान को कौन मिटा सका है, वो तो होकर रहता है। माँ के गुजर जाने के बाद खुशबू बिल्कुल अकेली हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद खुशबू ने फिर से अपने आप को संभाला और वो पहले की तरह स्कूल जाने लगी। जब खुशबू स्कूल में पहुंची तो उसे पता चला कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी बच्चों को फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर खुशबू सोच में पड़ गई। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी अब खर्च हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। वो ये सोच ही रही थी, तभी कोकिला नाम की एक धनवान औरत उसके घर आई और उससे बोली, मैं शहर से आई हूँ, मेरा नाम कोकिला है। मैंने तुम्हारे द्वारा बनाए गए केक की खूब चर्चा सुनी है कि तुम बहुत ही सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट केक बनाती हो। शहर में मेरे केक की एक बहुत बड़ी बेकरी है। क्या तुम मेरे लिए केक बनाओगी? पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी कीमत दूंगी। ऐसा करो, तब तक तुम मुझे ट्रायल के लिए 1 हफ्ते में 100 केक तैयार कर दे दो। मैम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपको इतने अच्छे और स्वादिष्ट केक बनाकर दूंगी कि आपके दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। गुड, अब मैं चलती हूँ। 1 हफ्ते बाद पेमेंट के साथ केक लेने आऊंगी। यह सुनकर खुशबू बहुत ही खुश हो जाती है। मेरा एग्जाम भी 1 हफ्ते बाद शुरू होने वाला है, तब तक मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं भी एग्जाम दे पाऊंगी। खुशबू दिन रात मेहनत करके 100 केक तैयार करती है। खुशबू बहुत ही खुश थी। आज कोकिला मैडम तो मेरे केक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और मुझे इसके अच्छे पैसे भी देगी। लेकिन बदकिस्मती से खुशबू जब कुछ काम से घर से बाहर जाती है, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके घर में आग लग जाती है और उसका सारा केक जलकर राख हो जाता है। जब खुशबू लौटकर वापस आती है तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अरे, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे घर में आग कैसे लग गई? इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे सारे केक जल गए। अब मैं कोकिला मैडम को क्या जवाब दूंगी? उसी दिन कोकिला खुशबू से अपने दिए ऑर्डर लेने आई। खुशबू ने रोते हुए कोकिला मैडम को सारी बातें बताई, लेकिन कोकिला ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। वाह, क्या अच्छा बहाना बनाया है। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था, अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कैसे भी केक बना कर दो। अगर तुमने मुझे केक लाकर नहीं दिया, फिर मैं अपने कस्टमर को क्या जवाब दूंगी? मैं उनसे एडवांस में पैसे भी ले चुकी हूँ। देखो, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना लाखों का नुकसान नहीं सह सकती। तुम मुझे अभी के अभी 100 केक बना कर दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझसे चालाकी करने की तो सोचना भी मत। चलो, मैं तुम्हें 2 दिन का समय और देती हूँ। 2 दिन के अंदर
सारे केक बन जाने चाहिए। भोली भाली खुशबू कोकिला की बातों से बहुत ही डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन के अंदर इतने सारे केक बनाकर वो कैसे दे। यही सब सोचते सोचते खुशबू नदी के किनारे पहुंच गई। वहां उसे एक सीढ़ी दिखाई दी जो कि सीधा बादलों में जा रही थी। अरे ये सीढ़ियाँ कहाँ से आ गई यहाँ पर? कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी। खुशबू उन सीढ़ियों पर चढ़ गई। तभी वह बादलों में पहुँच गई। वहाँ उसे 2 केक का घर दिखाई दिया जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले केक घर में से आवाज आती है, खुशबू तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। खुशबू तुम्हें मेरे घर में उतना ही मिलेगा जितने की तुम्हारी जरूरत है, और तुम उन पैसों को अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। खुशबू ने कुछ देर सोचकर कहा, हे जादुई केक के घर, मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे अभी जितनी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। इसलिए मैं दूसरे जादुई केक के घर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद खुशबू जैसे ही दूसरे जादुई केक के घर में गई, उसे घर के अंदर ढेर सारे रुपए, सोना, चांदी और खूब सारे केक दिखाई दिए। यह सब देखकर खुशबू हैरानी से बोली, जादुई केक के घर? आपने तो कहा था इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा सोना चांदी है। खुशबू मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियाँ बनवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जो भी कुछ यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई केक के घर की बात को सुनकर खुशबू बहुत ही खुश होती है और जादुई केक के घर का धन्यवाद कर वहाँ से ढेर सारे सुंदर सुंदर केक और पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर खुशबू ने कोकिला को उसके पूरे 100 केक दे दिए और स्कूल की फीस भी जमा कर दी, और स्कूल की फीस जमा कर परीक्षा में भी बैठ गई। और हर बार की तरह इस बार भी खुशबू ने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया। खुशबू ने पढ़ाई के साथ साथ उन पैसों से खुद का अपना एक बेकरी भी खोला और खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।